इस वीडियो में हम एनवायरनमेंट के इम्पॉर्टेंट टर्म्स की बात करेंगे, इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स की बात करेंगे, जो न्यूज़ में था, प्लस जो कुछ जेनरिक कीवर्ड्स एनवायरनमेंट के हम उनको देखेंगे। ये वीडियो 2 पार्ट में होगा। पहले पार्ट में हम टर्म्स एंड कीवर्ड्स की बात करेंगे और दूसरे पार्ट में जो भी एनवायरमेंटल कन्वेंशंस हैं, एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम उनको देखेंगे। ना देखो, आप आराम से इस वीडियो को सुनो। 40-45 टर्म है, मैं आपको सब कुछ याद करा दूंगा। आपको इस वीडियो के बाद इस पीडीएफ को देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बाय द वे, मैं ये पीडीएफ और ये पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, आप इसको डाउनलोड कर लेना। ना देखो, आपको कीवर्ड्स जो भी पढ़ने हैं एनवायरनमेंट के, एक बात आप समझो कि जो भी यूपीएससी में कीवर्ड पूछता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पीएचडी आपको नहीं करना है। सिर्फ आपको वर्ड एसोसिएशन आना चाहिए कि कौन सा कीवर्ड किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे हम जल्दी जल्दी चीज़ों को समझते जाएंगे और इसीलिए मैं ये सारे लेक्चर्स लास्ट में डाल रहा हूँ, बिकॉज मुझे पता है ना कि मैं ये पहले डाल देता तो ये लेक्चर, ये पीडीएफ किसी रैंडम फोल्डर में आपके रहता और एग्ज़ाम में इसका कुछ यूज़ नहीं आता। तो एटलीस्ट अभी डालने से ये फ़ायदा है कि आप एक बार सुने रहोगे, आपके कानों में एक बार टर्म्स गए रहेंगे, तो एग्ज़ाम में मान लो क्वेश्चन आता भी है तब आप आराम से आइडेंटिफाई कर पाओगे। ना देखो, सबसे पहला कीवर्ड है डर्टी डजन्स। 2 टाइप के डर्टी डजन्स होते हैं। नॉर्मली हम बस ये पढ़ते हैं, बट इसके साथ ये भी डर्टी डजन होता है। ये क्या होता है हम अभी देखेंगे, बट सबसे पहले इसको देखते हैं। तो जो ये डर्टी डजन है, ये क्या है? ये ग्रुप ऑफ 12 परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट है, जो स्टॉकहोम कन्वेंशंस ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट के अंदर आता है। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट क्या होता है? नाम से ही जाहिर है कि ये परसिस्टेंट होता है, मतलब ये ऐसे पॉल्यूटेंट हैं जो एनवायरनमेंट में, इकोसिस्टम में बहुत दिन तक रहते हैं, ईजिली डिग्रेड नहीं होते। तो देखो, 3 कैटेगरी है। कुछ पेस्टिसाइड्स हैं, कुछ इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं और कुछ बाय प्रोडक्ट्स हैं। कौन कौन से हैं? लेट अस सी। ऑल्ड्रिन हो गया, क्लोरडेन हो गया, डीडीटी हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। डाईएल्ड्रिन, एंड्रिन, हेप्टाक्लोर, हेक्साक्लोरोबेंजीन, माइरेक्स, टॉक्साफिन। कौन कौन से इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं? तो हेक्साक्लोरोबेंजीन और पीसीबी, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल, पीसीबी। बाय प्रोडक्ट्स में क्या आता है? हेक्साक्लोरोबेंजीन, पॉलीक्लोरिनेटेड डाईबेंजोपीडायोक्सिन और पीसीसीडी, पीसीडीएफ। यहाँ देखो ना, ये फ्यूरेंस है, डाईबेंजोफ्यूरेंस है। ये एज अ इंसेक्टिसाइड्स यूज़ होता है, इंडस्ट्रियल ब्लीचिंग एजेंट यूज़ होता है। तो यहाँ पे आप इनका नाम याद रखना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि केमिकल आपको दे देता है और फिर पूछ लेता है कि ये पेस्टिसाइड्स हैं या फिर फूड राइपनिंग एजेंट हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं, क्या हैं। तो ये आपका डर्टी डजन हो गया, जो पीओपीज़ है। हम उन 12 फ्रूट्स को भी डर्टी डजन कहते हैं जहाँ पे पेस्टिसाइड्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। डर्टी डजन इज़ अ लिस्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स दोनों, विथ हाईएस्ट लेवल ऑफ पेस्टिसाइड्स। कौन कौन से हैं? स्ट्रॉबेरी, स्पिनेच, काले कोलार्ड मस्टर्ड ग्रीन, ग्रेप्स, पीचेस, पेयर्स, नेक्टरीन्स, एप्पल्स, बेल एंड हॉट पेपर, चेरीज, ब्लूबेरी और ग्रीन बीन्स। इसके बाद देखो एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है? एग्रीकल्चर प्लस फॉरेस्ट्री। यहाँ पे आप फॉरेस्ट्री भी करते हो, मतलब ट्री भी उगाते हो, उसके साथ आप क्रॉपिंग करते हो, क्रॉप कल्टीवेशन करते हो और एनिमल रियरिंग करते हो। थर्ड देखो, एसिड रेन। बेसिकली एसिड रेन क्या होता है? जब भी हम फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं या फिर जो व्हीकल से एमिशन निकलता है, जो इंडस्ट्रीज से एमिशन निकलता है, वो हमारे एटमॉस्फेयर में जाके सेटल हो जाता है, बाद में बारिश के थ्रू वो ग्राउंड पे आता है। कौन कौन से गैसेज इन्वॉल्व हैं एसिड रेन के लिए? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये याद रखना, SO2 और NOx। इसके बाद देखो एक्वीफर्स। एक्वीफर्स बेसिकली सेचुरेटेड रॉक्स होते हैं जो परमिएबल होते हैं, पोरस होते हैं, मतलब जिनके थ्रू पानी रिसता है और ये वाटर टेबल को बढ़ाते हैं, वाटर टेबल इंक्रीज़ करते हैं। कई बार आपको फंसाने के लिए क्वेश्चन ये दे देगा कि एक्वीफायर्स जो हैं वो अंडरग्राउंड रिवर्स हैं या फिर अंडरग्राउंड पॉन्ड्स हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक्वीफायर्स जो हैं वो परमिएबल रॉक्स होते हैं। इसके बाद देखो इकोलॉजिकल डेट। इकोलॉजिकल डेट बेसिकली एक वर्चुअल कॉन्सेप्ट है, मतलब हमारा अर्थ के ऊपर जो कर्जा है ना, उसको कहते हैं इकोलॉजिकल डेट। क्योंकि अर्थ की जितनी रीजनरेटिंग कैपेसिटी है अपने रिसोर्सेज की, उससे ज़्यादा हम अर्थ से कंजम्पशन करते हैं, पॉल्यूशन करते हैं। सिंपल वर्ड में समझो तो अर्थ जितना रीजनरेट नहीं कर पाता, उससे ज़्यादा हम अर्थ को पॉल्यूट करते हैं, उससे ज़्यादा हम अर्थ का रिसोर्स एक्सप्लॉयट करते हैं। इसके बाद देखो 2 टर्म है, एक है आपका एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम, दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। जो एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम होता है, ये क्या बताता है कि मान लो कोई एक पर्टिकुलर गैस है, वो कितने टाइम तक एटमॉस्फेयर में रहेगा बिफोर इट इज़ रिमूव थ्रू वेरियस प्रोसेस। मतलब जैसे कोई गैस हो गया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर CH4 मीथेन, ये कितने वक्त तक एटमॉस्फेयर में रहेंगे। क्योंकि जो भी गैसेज एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होते हैं वो कुछ टाइम के बाद वेरियस प्रोसेस के थ्रू एटमॉस्फेयर से निकल जाते हैं और एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है। कौन सी गैस कितने टाइम तक रहेगी, वही बताता है एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम। जैसे देख सकते हो कि जो CO2 है वो 50 से 200 साल तक एटमॉस्फेयर में रहता है। वहीं आप मीथेन देखते हो तो सिर्फ 12 साल रहता है। N2O देख रहे हो तो 120 साल रहता है।
ये आपका एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम हो गया। दूसरा है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। इसके थ्रू हमको ये पता चलता है कि किसी पर्टिकुलर गैस का जो हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है ना, हीट को ट्रैप करने की कैपेसिटी है, वो कितनी है। और इसको मेजर करने के लिए हम लोग बेंचमार्क किसका लेते हैं, तो CO2 का लेते हैं। जैसे यहाँ देखो CO2 का जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो 1 है, और वहीं आप मीथेन का देखो तो 21 है। इसका मतलब ये है कि 1 पाउंड ऑफ मीथेन जो हम आज एमिट कर रहे हैं उसका वार्मिंग इफेक्ट सेम होगा जो 21 पाउंड ऑफ CO2 का रहेगा फॉर द नेक्स्ट 100 ईयर्स। इसके बाद देखो इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, नाम से ही पता चल रहा है कि ये लैंड को यूज़ करने का, वाटर को यूज़ करने का एक इंटीग्रेटेड मेथड है। बेसिकली ये एक सस्टेनेबल मेथड है जिसके थ्रू हम लोग लैंड को, जिसके थ्रू हम लोग वाटर को यूज़ करते हैं। चाहे आप इंडस्ट्रीज़ की बात कर लो, चाहे आप हाउस होल्ड की बात कर लो, जहाँ पे वाटर रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है उसको ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, वाटर मैनेजमेंट करते हैं। तो ये ना पूरा इंटीग्रेटेड अप्रोच है। इसके बाद देखो 2 टर्म आता है, एक है आपका BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, दूसरा है COD केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बेसिकली किसी भी वाटर बॉडीज़ में 2 टाइप के पॉल्यूटेंट होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक, दूसरा होता है इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक वो होते हैं जो बायोडिग्रेडेबल होते हैं और इनऑर्गेनिक वो हैं जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं। नाउ जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, इसमें क्या होता है कि वाटर बॉडीज़ में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो इन ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं, बेसिकली खा के डिकम्पोज करते हैं। और जब डिकम्पोज करते हैं तो उसके लिए इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है। इसीलिए हम इसको कहते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यहाँ पे आप एक चीज़ समझो MCQ के लिए कि मान लो BOD का जो लेवल है वो वाटर में ज़्यादा होगा, डैट मीन्स कि जो वाटर की क्वालिटी है ना वो ख़राब होगी, कम होगी। क्योंकि BOD का लेवल ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। ज़्यादा ऑक्सीजन क्यों चाहिए, क्योंकि पानी में जो ऑर्गेनिक मैटर है, पानी में जो कचरा है वो ज़्यादा है। इसीलिए जब BOD ज़्यादा होता है इसका मतलब ये हुआ कि जो वाटर क्वालिटी है वो लो होती है। ये तो आपका हो गया BOD। नाउ COD क्या होता है, देखो COD में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों टाइप के पॉल्यूटेंट होते हैं, दोनों टाइप के मैटर होंगे। BOD में सिर्फ ऑर्गेनिक होता है, बट COD में ऑर्गेनिक भी होता है, इनऑर्गेनिक भी होता है। तो जो इनऑर्गेनिक है उनको डिकम्पोज करने के लिए हम कुछ केमिकल का यूज़ करते हैं, कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल पोटेशियम परमैंगनेट। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन का यूज़ होता है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन का डिमांड होता है उसको कहते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसके बाद देखो हमारा इकोसिस्टम कुछ रेगुलेटिंग सर्विसेज हमको प्रोवाइड करता है। कौन कौन से रेगुलेटिंग सर्विसेज हैं उनको देख लो आप। जैसे एयर क्वालिटी हो गया, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो गया, क्लाइमेट रेगुलेशन हो गया, डिजीज़ कंट्रोल हो गया, इरोजन कंट्रोल हो गया, फ्लड कंट्रोल, पॉलिनेशन, सॉयल क्वालिटी एंड वाटर प्यूरिफिकेशन। ये कुछ रेगुलेटिंग सर्विस हैं जो हमको इकोसिस्टम से मिलता है। नाम से ही पता चल रहा है कि चीज़ों को ये रेगुलेट कर रहे हैं, चीज़ों को ये कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो प्लांट होते हैं, जो ट्री होते हैं, वो ऑटोमेटिक एयर को प्यूरीफाई करते हैं। जो मैनग्रोव्स होते हैं वो फ्लड कंट्रोल करते हैं। तो ये है हमारे इकोसिस्टम का रेगुलेटिंग सर्विस। इसके बाद देखो बायो कैपेसिटी। बायो कैपेसिटी का मतलब ये होता है, नाम देखो बायो कैपेसिटी मतलब हमारे इकोसिस्टम की कैपेसिटी कि वो कितना यूज़फुल बायोलॉजिकल मटेरियल हमारे लिए प्रोड्यूस करता है, प्लस कितना वेस्ट वो एब्जॉर्ब कर सकता है। सिंपली बात करें तो बायो कैपेसिटी मतलब ये होता है कि हमारे इकोसिस्टम की कैपेसिटी कितना फूड प्रोड्यूस कर रहा है, कितना टिम्बर प्रोड्यूस कर रहा है, कितना फिशरीज दे रहा है, कितना क्रॉप कल्टीवेशन में हेल्प कर रहा है, प्लस जो हम उसको डैमेज पहुंचा रहे हैं कितना एफिशिएंटली वो उसको एब्जॉर्ब कर पा रहा है। इसी के साथ आपका एक और टर्म आता है, उसको कहते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट मतलब ये होता है कि हम नेचर को अपने लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए, अपना बिजनेस मेंटेन करने के लिए, अपना रेगुलर हाउस होल्ड मेंटेन करने के लिए कितना यूज़ करते हैं। इसी से रिलेटेड एक टर्म है कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट मतलब ये होता है कि एक पर्सन एक साल में कितना ग्रीन हाउस गैस इमिट कर रहा है, एक पर्सन एक साल में कितना ग्रीन हाउस गैस इमिट कर रहा है, उसको कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट। नाउ कार्बन इंटेंसिटी, यहाँ पे आप टर्म देखो इंटेंसिटी है। इसके थ्रू हम ये मेजर करते हैं कि कोई भी एक्टिविटी कितना कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कितना ग्रीन हाउस गैस एमिट कर रही है टू प्रोड्यूस पर यूनिट ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जांपल हम लोग 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए कितना CO2, कितना ग्रीन हाउस गैस एमिट करते हैं, उसको बोला जाता है कार्बन इंटेंसिटी। नेक्स्ट देखो कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन, ये PYQ में पूछा जा चुका है। यहाँ भी आप कीवर्ड देखो फर्टिलाइजेशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड फर्टिलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसनट्रेशन हमारे एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाता है, उसकी वजह से जो प्लांट्स हैं उनके ग्रोथ में एनहेंसमेंट पाया गया है। और ये होता क्यों है, क्योंकि जब एटमॉस्फेयर में CO2 का कंसनट्रेशन बढ़ता है तो जो प्लांट की फोटोसिंथेसिस करने की कैपेबिलिटी होती है ना, वो बढ़ जाती है। नाउ सर्कुलर इकोनॉमी, देखो यहाँ नाम से भी क्लियर है सर्कुलर इकोनॉमी। यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स को, यहाँ पे हम किसी भी सर्विसेज को बहुत लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं ताकि जो वेस्ट क्रिएशन हो वो कम से कम हो। यहाँ पे हम चीज़ों को रिसाइकल करते हैं, रीयूज़ करते हैं,
रीफेब्रिस्ड आइटम यूज़ करते हैं। प्लस कोई भी चीज़ हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि वो ड्यूरेबल आइटम हो, वो रिसाइक्लेबल हो, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, रीयूजेबल हो। तो बेसिकली वेस्ट को कम करना, पॉल्यूशन को कम करना, नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन करना, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो सर्कुलर इकोनॉमी से रिलेटेड हैं। अ सर्कुलर इकोनॉमी कीप मटेरियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन सर्कुलेशन फॉर एज लॉन्ग पॉसिबल। यूज़ एंड थ्रो नहीं करते हैं, उसको मल्टीपल टाइम यूज़ करते हैं ना। देखो दो टर्म है, एक है मिटिगेशन, दूसरा है एडाप्टेशन। मिटिगेशन मतलब ये होता है कि हम स्टार्टिंग से ही ऐसा काम करें ताकि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़े ना, क्लाइमेट चेंज ना हो। बट एडाप्टेशन क्या होता है? एडाप्टेशन मतलब ये होता है कि चलो अब तो ये हो चुका है, अब इसके बाद क्या करना है। मतलब क्लाइमेट चेंज तो रियलिटी है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज से अडाप्ट करने के लिए हमको क्या करना है, उसको एडाप्टेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ड्रॉट ना आए, फ्लड ना आए ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, इसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मिटिगेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि प्लांटेशन करेंगे, एफॉरेस्टेशन करेंगे। बट मान लो फ्लड आ गया, ड्रॉट आ गया, तो अब क्या करना है, वहाँ पे हम एडाप्टेशन करते हैं। इसके बाद देखो क्लाइमेट लैग, नाम देखो यहाँ पे है क्लाइमेट लैग। सिंपल टर्म में आपको समझाऊँ तो क्लाइमेट लैग जो है वो टाइम गैप है बिटवीन जब हम पॉल्यूशन करते हैं और जब हमको पॉल्यूशन का इफेक्ट दिखता है। फॉर एग्जांपल देखो हम लोग ग्रीन हाउस गैस एमिट कर रहे हैं, बट उसका हमको इमीडिएट इफेक्ट क्यों नहीं दिखता? क्योंकि जो वाटर है ना उसकी हीट कैपेसिटी बहुत हाई होती है, बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होता है किसी वाटर बॉडी का टेम्परेचर रेज करने के लिए। तो जो ये टाइम होता है बिटवीन व्हेन वी कैन कॉज अ चेंज इन क्लाइमेट एंड व्हेन वी कैन फील द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, इस गैप को हम लोग कहते हैं क्लाइमेट लैग। इसके बाद देखो हार्डनेस, आपने सुना होगा हार्डनेस ऑफ वाटर। तो वाटर में हार्डनेस क्यों आता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट लाइक मैग्नीशियम सॉल्ट एंड कैल्शियम सॉल्ट। और हार्डनेस को हम लोग मेजर कैसे करते हैं, एक्सप्रेस कैसे करते हैं, यहाँ देखो एक्सप्रेस्ड एज कैल्शियम कार्बोनेट इन मिलीग्राम पर लीटर। यहाँ याद रखना कि कैल्शियम कार्बोनेट के टर्म में हम लोग हार्डनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ कोलीफॉर्म क्या होता है? कोलीफॉर्म बेसिकली ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया होता है जो हमारे इंटेस्टाइन में होता है, लाइक ई कोली। कुछ कोलीफॉर्म अच्छे भी होते हैं और कुछ कोलीफॉर्म हमारे लिए ख़राब भी होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ जियो इंजीनियरिंग, इसको क्लाइमेट इंजीनियरिंग भी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग अर्थ के क्लाइमेट सिस्टम में डेलिब्रेटली इन्वॉल्व होते हैं, डेलिब्रेटली इंटरवेंशन करते हैं टू काउंटर क्लाइमेट चेंज। मोटा मोटा दो अप्रोच होता है जियो इंजीनियरिंग का। पहला होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, जो हमारा अर्थ है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वहाँ से CO2 को निकालना। कैसे CO2 को निकाल सकते हैं? जैसे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो गया, कार्बन स्टोरेज हो गया, इसके थ्रू जो CO2 है वो एटमॉस्फेयर से निकाल सकते हैं। और दूसरा क्या है? सोलर रेडिएशन, मतलब जो सन की रेडिएशन अर्थ पे आ रही है, जो टेम्परेचर हमारा इंक्रीज़ हो रहा है उसको कम करना। अलग अलग टेक्निक्स क्या हैं? जैसे पहला क्या है? ओशन फर्टिलाइजेशन। इसमें हम क्या करते हैं कि ओशन का जो अपर लेयर होता है उसमें न्यूट्रिएंट ऐड कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे जो फाइटोप्लैंक्टन है उनका फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी बढ़ जाता है। और फोटोसिंथेसिस करने के लिए वो क्या करेंगे, तो एटमॉस्फेयर से वो CO2 लेंगे। सेकंड क्या है? स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसॉल इंजेक्शन। इसमें क्या होता है कि हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर में कुछ गैसेस पंप कर देते हैं, जिसकी वजह से जो सन रेज है ना, जब वो स्ट्रेटोस्फेयर पे हिट करता है तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। नेक्स्ट टेक्निक देखो मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग। इसमें भी हम टेक्निक यूज़ करते हैं ताकि जो सनलाइट है उसको रिफ्लेक्ट बैक कर सकें। इसके बाद सीरस क्लाउड थिनिंग, ये जो है ना वो मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग का उल्टा होता है। मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग में हम लोग क्या करते थे कि सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते थे, बट सीरस क्लाउड थिनिंग में हम लोग ये करेंगे कि जो सीरस क्लाउड है उसको इतना ज़्यादा थिन कर दो कि जब सन रेज अर्थ से रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस जाएँ तो क्लाउड उनको ट्रैप ना कर पाए। जो लॉन्ग वेव रेडिएशन होते हैं ना वो स्केप कर जाएँ, उनको क्लाउड ट्रैप ना कर पाए। नेक्स्ट देखो क्रायोस्फेयर। तो क्रायोस्फेयर अर्थ के उस हर पार्ट को कहते हैं जहाँ पे वाटर एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लाइक आइस कैप हो गया, स्नो हो गया, ग्लेशियर्स हो गया, वो सारे आपके क्रायोस्फेयर हो गए। परमाफ्रॉस्ट हो गया, ये आपके क्रायोस्फेयर हो गए। इसके बाद देखो सल्फेट एरोसॉल, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया ना जियो इंजीनियरिंग में स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसॉल इंजेक्शन, उसमें सल्फेट एरोसॉल का भी यूज़ करते हैं। यहाँ देखो सल्फेट एरोसॉल कैन लोअर द अर्थ टेम्परेचर बाय रिफ्लेक्टिंग अवे सोलर रेडिएशन। तो जो सोलर रेडिएशन अर्थ पे गिर रही है उसको रिफ्लेक्ट बैक करने के लिए सल्फेट एरोसॉल का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो एनवायरमेंटल इक्विटी। बेसिकली ये ह्यूमन राइट का पार्ट है। इसका मतलब यह हुआ कि जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं उनको इक्वल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन चाहिए होता है, इक्वल एनवायरमेंटल बेनिफिट चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि एनवायरमेंट का सारा बेनिफिट हम लें और कोई एनवायरमेंटल डिज़ास्टर होता है तो उसको कोई एक दूसरी पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है वो बेयर करे। एनवायरनमेंट के जो भी प्रोटेक्शन होते हैं वो सबको बराबर मिलने चाहिए। सबको पार्क की सुविधा मिलनी चाहिए, सबको वाटरवेज की सुविधा मिलनी चाहिए, सबको फॉरेस्ट की सुविधा मिलनी चाहिए, सबको प्योर एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा मिलनी चाहिए। तो इसको हम लोग कहते हैं एनवायरनमेंट इक्विटी। इसके बाद देखो लेगेसी वेस्ट। सिंपल टर्म में समझो तो दिल्ली पे जो एक कचड़े का पहाड़ है ना उसको लेगेसी वेस्ट कहते हैं। लेगेसी वेस्ट मतलब वो वेस्ट होता है जो किसी लैंडफिल पे सालों से पड़ा रहता है।
म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट that has been collected and kept for long period of time on some barren or landfill। इसके बाद देखो सिल्वो पास्चर, नाम में ये सिल्वो और पास्चर मतलब यहाँ पे हम ट्री भी उगाएंगे, साथ में जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं उनके लिए फोराज भी उगाएंगे, घास वास उगाएंगे। नेक्स्ट देखो नेचुरल कैपिटल, आपने सोशल कैपिटल सुना होगा, ह्यूमन कैपिटल सुना होगा, इसी के साथ होता है एक टर्म नेचुरल कैपिटल। नेचुरल कैपिटल बेसिकली रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होता है। इसके बाद देखो अर्बन स्प्रॉल, इसको आप ऐसे समझो कि मान लो ये कोई अर्बन एरिया है, ठीक है, यहाँ पे बहुत ओवर क्राउडिंग हो रहा है, तो क्या होगा, कुछ लोग यहाँ से निकल के यहाँ रहने लगेंगे, कुछ लोग यहाँ से निकल के यहाँ रहने लगेंगे, कुछ लोग यहाँ से निकल के यहाँ रहने लगेंगे, कुछ लोग यहाँ रहने लगेंगे। तो यही जो अनइवन अनप्लान डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होता है, उसको कहते हैं अर्बन स्प्रॉल। इससे प्रॉब्लम क्या होती है, मान लो ये कोई मेन एरिया है, कुछ लोग यहाँ रहने लगे, तो जो गवर्नमेंट है सारी सुविधा जो है यहाँ प्रोवाइड करेगी, यहाँ के लोगों को सुविधा ज़्यादा प्रोवाइड होती नहीं है। यहाँ पे ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा, ना यहाँ पे ग्रीनरी होगी, यहाँ पे कोई प्लान कंस्ट्रक्शन भी नहीं होगा। तो ये लोग क्या करेंगे, मान लो यहाँ पे काम करते हैं, जॉब है इनका, यहाँ से यहाँ ट्रैवल करने के लिए ये लोग अपनी कार यूज़ करेंगे, यहाँ पे घर बनाने के लिए डिफॉरेस्टेशन करेंगे, यहाँ से मेन सिटी में आ रहे काम करने के लिए, तो फिर धीरे धीरे यहाँ पे भी ना डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा, यहाँ पे भी लोग रहना शुरू हो जाएंगे। तो इसको कहते हैं स्ट्रिप डेवलपमेंट। ये होता है आपका अर्बन स्प्रॉल। रेडिएटिव फोर्सिंग, रेडिएटिव फोर्सिंग मतलब ये होता है कि किसी पर्टिकुलर फैक्टर का अर्थ के एनर्जी बैलेंस पे क्या इन्फ्लुएंस होता है। डैट मीन्स कितनी रेडिएशन आएगी, जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है और जो इंफ्रारेड रेडिएशन है, उसके बीच का बैलेंस देखने के लिए हम लोग रेडिएटिंग फोर्स का यूज़ करते हैं। दो टाइप की फोर्सिंग होती है, एक होता है पॉजिटिव फोर्सिंग, दूसरा होता है नेगेटिव फोर्सिंग। पॉजिटिव फोर्सिंग उसे कहते हैं जिसकी वजह से जो ग्रीन हाउस गैस का कंसनट्रेशन है वो बढ़ता है। फॉर एग्जांपल डिफॉरेस्टेशन करना, फॉसिल फ्यूल बर्न करना, ये सब आपके पॉजिटिव फोर्सिंग है। नेगेटिव फोर्सिंग मतलब क्या होता है, वो फैक्टर जिसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है, अर्थ का टेम्परेचर है, वो कम हो रहा है। फॉर एग्जांपल वॉल्केनिक इरप्शन, क्योंकि जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तब एटमॉस्फेयर में सल्फेट एरोजॉल इंजेक्ट होता है, जिसकी वजह से जो सन रेज हैं वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं, इसीलिए ये नेगेटिव रेडिएटिंग फोर्सिंग है। नेक्स्ट देखो ट्रेस गैसेस। एटमॉस्फेयर की वो गैस जो 0.1% बनाते हैं उनको ट्रेस गैसेस कहते हैं। 99.934% जो है वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन बनाता है। इसके अलावा 0.01% कौन से गैसेस बनाते हैं, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, मीथेन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, नियॉन, हीलियम। तो ये जो गैसेज है ना, जिनकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, उनको ट्रेस गैसेस कहा जाता है। इसके बाद देखो इकोसाइड। इकोसाइड आपका सुसाइड से बना है। सुसाइड में लोग खुद को मारते हैं, इकोसाइड में लोग प्लैनेट को मारते हैं। नेक्स्ट देखो नेट ज़ीरो। नेट ज़ीरो मतलब ये होता है कि कितना ग्रीन हाउस गैस हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं और कितना ग्रीन हाउस गैस हम लोग रिमूव कर रहे हैं, उसको कहते हैं हम लोग नेट ज़ीरो। आपने बहुत बार सुना होगा, कई बार टारगेट रहता है कि ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन है उसको नेट ज़ीरो कर देना है। तो नेट ज़ीरो करने का मतलब ये होता है कि एमिशन रिडक्शन भी करना है प्लस एमिशन रिमूवल भी करना है। एमिशन रिडक्शन कैसे होगा, तो जो फॉसिल फ्यूल होता है उसको आप रिमूव कर दो, रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करना शुरू कर दो, जो भी आप अप्लाइंसेज यूज़ करो तो एनर्जी एफिशिएंट यूज़ करो। ये तो है रिडक्शन की टेक्निक। और रिमूव कैसे करना है, तो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन के थ्रू, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज के थ्रू। नेक्स्ट देखो ज़ीरो वेस्ट। ज़ीरो वेस्ट मतलब ये होता है कि हमको किसी भी प्रोडक्ट को ऐसे डिज़ाइन करना है ताकि जो उसका वेस्ट हो ना वो मिनिमल हो। जो ज़ीरो वेस्ट का कॉन्सेप्ट है वो आपके सर्कुलर इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट होकर चलता है। इसमें हम प्रोडक्ट को ऐसे डिज़ाइन करते हैं ताकि हम उसको रीयूज़ कर सकें, रीसाइकिल कर सकें, रीफेब्रिश कर सकें। इसके बाद देखो एक टर्म है जिसका नाम है श्रिंकफ्लेशन। श्रिंकफ्लेशन मतलब ये होता है कि किसी भी सामान का प्राइस नहीं बढ़ाओ, बट उसका जो क्वांटिटी है, उसका जो साइज़ है वो रिड्यूस कर दो। फॉर एग्जांपल पहले मान लो टूथपेस्ट आप 100 रुपये में 100 ग्राम लेते थे, अब 100 रुपये में आपको 90 ग्राम मिल रहा है। तो इसको कहते हैं हम लोग श्रिंकफ्लेशन, जहाँ पे हम लोग प्राइस नहीं बढ़ाते हैं, जो स्टिकर प्राइस रहता है वो तो सेम रहता है, बट प्रोडक्ट का जो साइज़ रहता है उसको रिड्यूस कर देते हैं। इससे प्रॉब्लम ये होती है कि जो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आता है वो अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाता। नेक्स्ट देखो न्यूट्रिएंट लोडिंग। न्यूट्रिएंट लोडिंग का मतलब ये है कि जो वाटर बॉडीज़ हैं उनमें एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट पास कर देना। काफ़ी सोर्स है इसके, जैसे एग्रीकल्चर रन ऑफ हो गया, म्यूनसिपल वाटर वेस्ट हो गया, इंडस्ट्रियल वाटर वेस्ट हो गया, एटमॉस्फेरिक डिपोजिशन हो जाता है, लाइफ स्टॉक मैन्योर हो जाता है, या फिर जो वेदरिंग ऑफ रॉक होता है नेचुरली, वो भी आपका न्यूट्रिएंट लोडिंग का काम करता है। इससे प्रॉब्लम क्या होती है, तो जो सबसे मेन प्रॉब्लम है वो है एल्गल ब्लूम का। इसके बाद जो हैबिटाट है वो भी डिग्रेड होता है, कहीं भी पेड़ पौधा उग जा रहा है और वाटर बॉडीज जो है पॉल्यूट हो रही हैं, तो ये आपका न्यूट्रिएंट लोडिंग हो गया। नेक्स्ट देखो फिनोलॉजी। फिनोलॉजी बेसिकली स्टडी है दो चीज़ों के रिलेशन के बीच में।
पहला आपका हो गया बायोलॉजिकल प्रोसेस और दूसरा आपका हो गया क्लाइमेट या फिर सीजनल चेंज। तो कैसे क्लाइमेट या फिर सीजनल चेंज बायोलॉजिकल प्रोसेस को अफेक्ट करता है, उस चीज़ का स्टडी जो है वो फिनोलॉजी है। स्टडी ऑफ सीजनल चेंजेस इन प्लांट एंड एनिमल फ्रॉम ईयर टू ईयर। क्लाइमेट चेंज से कैसे फ्लावरिंग ऑफ प्लांट अफेक्ट हो रहा है, कैसे बर्ड्स का माइग्रेशन अफेक्ट हो रहा है। पहले बारिश का सीज़न जल्दी आता था बट अब लेट आ रहा है। तो ये जो सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस है ना, बायोलॉजिकल फिनोमिना है, उनका जो रिलेशन है क्लाइमेट चेंज के साथ, इसके स्टडी को फिनोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट देखो बायोमार्कर। बायोमार्कर्स बेसिकली इंडिकेटर्स हैं जिसके थ्रू ह्यूमन बींग्स का जो हेल्थ है उसको मॉनिटर किया जा सकता है। तो बायोमार्कर्स आपको ये बताते हैं, बेसिकली आपको आगाह करते हैं कि किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं हो रही है। फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर हो गया, तो जो ये ब्लड प्रेशर है वो एक बायोमार्कर है, क्योंकि अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई होता है या फिर लो होता है तो ये एक इंडिकेटर है, ये इंडिकेट करता है कि आपकी तबीयत ख़राब हो रही है और आपके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है। तो जो बायोमार्कर्स होते हैं वो डिजीज़ेस के डायग्नोसिस के लिए हेल्पफुल होते हैं। बायोमार्कर्स आपके ब्लड में मिलते हैं, आपके यूरिन में मिलते हैं, आपके टिश्यूज़ में मिलते हैं, जो बॉडी फ्लूइड होता है उसमें मिलते हैं। नेक्स्ट देखो बायोपायरेसी। बायोपायरेसी मतलब ये होता है कि जो भी जेनेटिक रिसोर्स है उसका अनएथिकल यूज़, इलीगल यूज़ विदाउट गिविंग फेयर कंपनसेशन टू लोकल कमिटी। फॉर एग्जांपल मान लो कोई एमएनसी है, कोई बड़ी कंपनी है, वो किसी गांव में गई, किसी ट्राइबल एरिया में गई, वहाँ उसको ये पता चला कि ये कोई पर्टिकुलर प्लांट है जिसके लीव्स से यहाँ के जो लोग हैं वो कोई स्किन डिजीज़ को क्योर कर रहे हैं। अब ये एमएनसी क्या करेगी कि इसका यूज़ करके इसको पेटेंट करा के खुद सारे बेनिफिट लेगी, बट जो लोकल कमिटीज़ हैं जो वो ट्रेडिशनल नॉलेज को होल्ड करते हैं उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसको कहते हैं बायोपायरेसी, बायोलॉजिकल आइटम का पायरेसी करना। नेक्स्ट देखो फ्रजाइल 5। 5 कंट्रीज़ हैं जो फ्रजाइल 5 में आती हैं, टर्की, ब्राज़ील, इंडिया, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया। इनको फ्रजाइल 5 क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऐसा देखा जाता है, ये परसीव किया जाता है कि इन 5 कंट्री का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो काफ़ी हद तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे रिलाई करता है, और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है वो वॉलेटाइल होता है। अगर आज इन्वेस्टमेंट है तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, जैसे इन्वेस्टमेंट खींच लिया जाएगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा। इसलिए इन 5 कंट्री को फ्रजाइल 5 कहा जाता है। नेक्स्ट देखो इंडिया में पहली बार स्नो लेपर्ड का पॉपुलेशन असेसमेंट हुआ है। तो इंडिया में टोटल कितने स्नो लेपर्ड पाए गए हैं? 718। सबसे ज़्यादा कहाँ पाए गए हैं? तो लद्दाख में। और कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? तो लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और जम्मू कश्मीर। स्नो लेपर्ड का IUCN स्टेटस क्या है? तो वल्नरेबल है। नेक्स्ट देखो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड। ये एक फ़ंड क्रिएट किया गया है टू फाइनेंस कन्विंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। ये फ्रेमवर्क क्या है? तो CBD का, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का COP 15 हुआ था, उसमें इस फ्रेमवर्क को अडॉप्ट किया गया था। और इस फंड को कौन मैनेज करता है? तो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी GEF जो है वो इस फंड को मैनेज करेगा। और ये फ़ंड किस लिए है, ये फ्रेमवर्क किस लिए है? तो वही जो बेसिक चीज़ें हैं ना, कि स्पीसीज़ का जो एक्सटिंक्शन है उसको स्टॉप करना है, पेस्टिसाइड्स का यूज़ कम करना है, पॉल्यूशन को जो रिस्क है उसको रिड्यूस करना है, पॉल्यूशन का जो इम्पैक्ट है उसको रिड्यूस करना है, जो हमारा कार्बन फुटप्रिंट है उसको रिड्यूस करना है, फॉरेस्ट कवर बढ़ाना है, ग्रीन स्पेसेस बढ़ाने हैं। इसके बाद देखो एक टर्म है वाटर ट्रेडिंग। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज 2023 में नीति आयोग ने एक पेपर पब्लिश किया था, वाटर ट्रेडिंग मैकेनिज़्म टू प्रमोट रीयूज़ ऑफ ट्रीटेड वेस्ट वाटर। बेसिकली जैसे गोल्ड सिल्वर ट्रेड होते हैं उसी तरह वाटर को ट्रेड करने की बात की गई है। जैसे आप देखते हो ना कमोडिटी एक्सचेंज में गोल्ड की ट्रेडिंग, सिल्वर की ट्रेडिंग और क्रॉप की ट्रेडिंग भी होती है, एग्रीकल्चर क्रॉप्स की भी ट्रेडिंग होती है, उसी तरह वाटर को भी ट्रेड करने की बात कही गई है। बिकॉज वाटर का जो यूज़ है, और आई वुड से कि वाटर का जो मिस यूज़ है वो बहुत ज़्यादा होता है, चाहे आप इंडस्ट्रीज़ की बात करो, हाउस होल्ड की बात करो। तो इसको मिनिमाइज़ करने के लिए वी शुड कंसिडर वाटर एज अ कमोडिटी रादर देन पब्लिक गुड। ये नीति आयोग का पेपर में कहना था। तो आप ये समझ लेना कि वाटर ट्रेडिंग होता क्या है। इसके बाद देखो क्रायोमैश, ये टर्म किससे रिलेटेड है? तो ये कोरल रीफ्स को फ्रीज़ करने की एक टेक्निक है, एक मैश टेक्नोलॉजी है जिसको क्रायोमैश कहते हैं। सिंपली याद रखो कि क्रायोमैश किससे रिलेटेड है? तो फ्रीजिंग ऑफ कोरल रीफ्स। नेक्स्ट देखो रेजू पावे टेक्नोलॉजी, ये किससे रिलेटेड है? तो रोड कंस्ट्रक्शन से, कंस्ट्रक्टिंग हाई एल्टीट्यूड बिटुमिनस रोड एट लो एंड सब जीरो टेम्परेचर। तो ये एक रोड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी है जहाँ पे टेम्परेचर लो होता है या फिर सब जीरो होता है। तो ये आपके एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स थे जो इस साल न्यूज़ में थे, प्लस काफ़ी जेनरिक कीवर्ड्स ऐसे हैं जो न्यूज़ में नहीं है बट एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, उसको भी मैंने यहाँ इंक्लूड कर दिया है। ना इसके बाद लेट अस सी एनवायरनमेंट कन्वेंशन एंड ऑर्गेनाइजेशंस। इन दिस वीडियो आई टॉक अबाउट ऑल द इम्पोर्टेंट एनवायरमेंटल कन्वेंशन एंड ऑर्गेनाइजेशन जो 1971 से लेके 2015 के बीच में स्टैब्लिश किए गए थे। काफ़ी बुक्स में दिया गया है बट आप इसको क्रोनोलॉजी वाइज एक बार पढ़ लोगे तो चीज़ें आपको रिलेट करने में थोड़ा ईजी होगा एंड यू विल गेट टू नो कि चीज़ें कैसे डेवलप हुई। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर एज फार एज एनवायरनमेंट इज़ कंसर्न।
तो इसको आप ध्यान से सुनना। मैं इस PDF को अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा, सो आप इस PDF को वहाँ से डाउनलोड कर लेना। बट अभी इस कहानी को आप ध्यान से सुन लो। सो कहानी सबसे पहले स्टार्ट होती है 27 सितंबर 1962 में, जब पहली बार एक बुक पब्लिश हुई जिसका नाम था साइलेंट स्प्रिंग। इस बुक के ऑथर थी रेचल कार्सन, आप यहाँ पे पिक देख सकते हो। एंड इस बुक में जो भी बातें की गई थी वही सबसे बड़ा रीज़न बना, जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन देखते हो या फिर कोई बॉडी स्टैब्लिश हुई है या फिर कोई कन्वेंशन होता है एनवायरनमेंट का। देखो स्प्रिंग की बात करोगे तो स्प्रिंग इज़ अ सिंबल ऑफ न्यू बिगनिंग। ठंड के बाद स्प्रिंग स्टार्ट होता है, बेसिकली वर्ल्ड रिवाइव करता है आफ्टर चिलिंग विंटर्स। बट इनका कहना था कि जो स्प्रिंग आई है वो साइलेंट स्प्रिंग है। स्प्रिंग शांत है, इसमें कोई हलचल नहीं है, इसमें कोई कलर नहीं है। इस बुक में इन्होंने बात की थी इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स के बारे में, और सबसे इंपॉर्टेंट इंसेक्टिसाइड या फिर पेस्टिसाइड क्या था तो DDT था। DDT के बारे में बात करें तो DDT का फुल फॉर्म है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, और ये वन ऑफ द फर्स्ट सिंथेटिक पेस्टिसाइड था जो 1940s में इंट्रोड्यूस किया गया था। अभी की बात करो तो मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में इसका यूज़ बैन है, बट इसको मलेरिया कंट्रोल के लिए यूज़ करते हैं। आप याद रखना कि DDT का यूज़ मलेरिया कंट्रोल के लिए होता है। इंडिया भी यूज़ करती है और बहुत सी कंट्रीज़ हैं वो भी यूज़ करते हैं। तो हो सकता है एग्जाम में ये फैक्ट पूछ ले। एक स्टॉकहोम कन्वेंशन होता है ऑन POPs, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, उसमें ये बात की गई थी कि DDT को बैन कर देते हैं, बट इंडिया इसका अपोज किया क्योंकि इंडिया में अभी भी एग्रीकल्चर में यूज़ होता है। देखो इंडिया में बैन नहीं है, इंडिया में रेगुलेटेड है, रेस्ट्रिक्टेड है। इंडिया की एक पब्लिक फर्म है जिसका नाम है हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड, सिर्फ वही DDT का मैन्युफैक्चर करती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट DDT। तो रेचल कार्सन का ये कहना था कि जो भी इंसेक्टिसाइड्स हम यूज़ करते हैं वो हमारे फूड चेन में जाके एक्यूमुलेट होते हैं एंड फाइनली इट विल कॉज कैंसर एंड जेनेटिक डैमेज। तो आप यहाँ देख सकते हो कि कितनी बड़ी समस्या थी जिसके बारे में पहली बार किसी ने बात किया था। देखो यहाँ पे दो टर्म आप देख लो, एक होता है बायो एक्यूमुलेशन, एक होता है बायो मैग्निफिकेशन। बायो एक्यूमुलेशन का सिंपल मीनिंग ये होता है कि इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट इन ऑर्गेनिज्म। जब ऑर्गेनिज्म में पॉल्यूटेंट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो उसको हम बायो एक्यूमुलेशन कहते हैं, और जब पॉल्यूटेंट का कंसंट्रेशन फूड चेन में बढ़ेगा तब उसको हम बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं। कोई भी POP होता है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, वो बेसिकली लिपिड सॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्युबल नहीं होता है। अगर वो चीज़ वाटर सॉल्युबल होगा तो यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा, बट चूंकि ये लिपिड सॉल्युबल होता है हमारी बॉडीज़ में या फिर किसी भी एनिमल के बॉडी में एक्यूमुलेट होता रहता है। एक बात आप ध्यान रखना कि कोई भी पॉल्यूटेंट जो है सबसे पहले फूड चेन में बायो एक्यूमुलेशन के थ्रू ही आता है। उसके बाद जैसे जैसे हम फूड चेन में ऊपर जाते जाएंगे इस चीज़ का जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ते जाएगा। यहाँ पे देखो एक सिंपल फूड चेन है, सबसे नीचे लेवल पे प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स को हर्बीवोर्स खाते हैं, हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खाते हैं, और उसके ऊपर होता है एपेक्स प्रेडेटर। अब मान लो POPs का कंसंट्रेशन प्रोड्यूसर के लेवल पे 10 है, तो जब ये प्राइमरी प्रोड्यूसर के लेवल पे जाएगा यही 10 ppm 100 हो जाएगा, इसके बाद 1000 हो जाता है, फिर ये 10,000 हो जाता है। ये बस एक रेफरेंस का नंबर है, बट यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे जैसे हम फूड चेन में ऊपर जाते जाएंगे जो POPs का कंसंट्रेशन है वो बढ़ते जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट बायो मैग्निफिकेशन एंड बायो एक्यूमुलेशन। आई होप ये दोनों टर्म्स क्लियर हो गया होगा। नाउ 1962 के बाद काफ़ी दुनिया में बातें होने लगी एनवायरनमेंट को लेके, एंड इन 1972 सबसे पहला कॉन्फ्रेंस होता है जिसको हम बोलते हैं UN कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, या फिर इसको स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है क्योंकि इसको स्टॉकहोम में ऑर्गेनाइज किया गया था, स्टॉकहोम स्वीडन। यहाँ पे पहली बार इंटरनेशनल एनवायरनमेंट लॉ के बारे में बात होती है, उसको सेटअप करने के बारे में बात होती है। इस कॉन्फ्रेंस के खत्म होने के बाद एक स्टॉकहोम डिक्लेरेशन साइन होता है। बेसिकली इस डिक्लेरेशन में क्या होता है, प्रिंसिपल फॉर एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, एनवायरनमेंट कंजर्व करने के लिए कुछ प्रिंसिपल दिए जाते हैं, कुछ गाइडलाइंस दी जाती है, और अलग अलग देशों से ये बोला जाता है कि आप पॉल्यूशन पॉलिसीज़ बनाओ, वाइल्ड लाइफ पॉलिसीज़ बनाओ, नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने की पॉलिसी बनाओ। इसके साथ एक बात आप और याद रखना कि यहाँ पे WMDs को भी रिड्यूस करने की बात की जाती है। तो हो सकता है आपको एग्जाम में ये स्टेटमेंट आए, आपको लगे कि ये तो एनवायरनमेंट की बात हो रही है, यहाँ पे WMDs की बात कैसे हो सकती है, बट यहाँ पे किया गया था। इस कॉन्फ्रेंस को हमारी PM मैडम इंदिरा गांधी ने भी अटेंड किया था, और उनके इंडिया आने के बाद ही कुछ एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए स्टेप लिए गए थे, लाइक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एनेक्ट किया गया था 1972, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट इस्टेब्लिश किया गया था 1985 में। इसके साथ 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, जहाँ पे DPSP में एक आर्टिकल 48A को इंक्लूड किया गया था, एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ में 51A को इंक्लूड किया गया था, बोथ रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से एक और प्रोग्राम की स्टैब्लिशमेंट की गई थी, एंड दैट इज़ UNEP। इसका नाम आप बहुत सुनोगे, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर नायरोबी केन्या में है। 5 जून 1972 को इसका स्टैब्लिशमेंट किया गया था, और इसीलिए हम लोग 5 जून को एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। इसको इस्टेब्लिश किए हुए 50 साल हो गया है,
एंड इट विल असिस्ट डेवलपिंग कंट्रीज टू इम्प्लीमेंट एनवायरमेंटल पॉलिसी। जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं अपनी एनवायरमेंट पॉलिसी कैसे इंप्लीमेंट करें, कैसे फ्रेम करें, उसमें ये हेल्प करता है। इसके हेल्प से 2-3 बॉडीज़ बनी हैं, लाइक UNEP WMO के साथ मिलके IPCC की फॉर्मेशन किया है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज 1988 में। इसके साथ साथ UNEP जो है वो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज है ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी का एंड मल्टीलेटरल फंड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। एंड थर्डली, UNEP holds secretariat of the following bodies: CBD Convention on Biological Diversity, MCM Minamata Convention on Mercury, CMS Convention on Migratory Species and CITES। इसके बाद देखो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी क्या होता है। इसकी स्टैब्लिशमेंट की गई थी 1992 में रियो समिट में। रियो समिट को हम आगे देखेंगे। ये एक बेसिकली फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि जब भी एनवायरनमेंट की बात होती है सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है फाइनेंस का, पैसे का। डेवलप कंट्री के पास बहुत पैसा है और उन्होंने उस हिसाब से डेवलपमेंट किया भी है, बट जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फाइनेंस की। जितनी भी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं, उनको डिज़ाइन करने में, उनको इम्प्लीमेंट करने में ह्यूज चंक ऑफ मनी लगेगा। और यही टसल होता रहता है बिटवीन डेवलप कंट्रीज़ एंड डेवलपिंग कंट्रीज़। डेवलप कंट्रीज़ कहती है डेवलपिंग कंट्रीज़ को कि आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली पॉलिसीज़ अपनाओ और एमिशंस कम करो, और वहीं डेवलपिंग कंट्रीज़ कहती है कि जब तक हमारे पास फंड नहीं होगा हम ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं। सो GEF क्या करता है? इट प्रोवाइड ग्रांट्स टू द रिलेटेड एक्टिविटीज़ लाइक बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, implementation of REDD+, to mitigate climate change, to protect ozone layer, to eliminate POPs. GEF also serve as a financial mechanism for the following bodies: CBD, UNFCCC, UNCCD, MCM। CBD आपको पता है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, UNFCCC आपको पता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNCCD यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, MCM मीनामाता कन्वेंशन ऑन मर्करी, लास्टली स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन POPs। इन सब के बारे में हम आगे बात करेंगे। नाउ 1972 में ही एक और चीज़ होती है, क्लब ऑफ रोम एक पेपर रिलीज़ करता है जिसका टाइटल था लिमिट्स टू ग्रोथ रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को MIT की रिसर्च टीम ने प्रिपेयर किया था अंडर द गाइडेंस ऑफ डोनाल्ड मीडोज। बेसिकली इस रिपोर्ट में ये बोला गया था कि हमारे इकोसिस्टम की, हमारे एनवायरनमेंट की जो कैपेसिटी है वेस्ट को एब्जॉर्ब करने की, रिप्लेनिश करने की, वो ख़त्म हो रही है एंड बाय 21st सेंचुरी ये वर्ल्ड जो है वो कोलैप्स कर जाएगा। इस कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए उन्होंने 5 वेरिएबल का यूज़ किया था: पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, नेचुरल रिसोर्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। नाउ 1985 में एक इंपॉर्टेंट चीज़ हुई थी, डेट इज़ वियना कन्वेंशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। देखो 2 चीज़ें होती हैं, 2 नहीं 3 चीज़ें होती हैं। एक होता है आपका कन्वेंशन, एक होता है प्रोटोकॉल, एक होती है ट्रिटी। कन्वेंशन का बेसिकली मतलब ये होता है कि कमिंग ऑफ पार्टीज़, कुछ ग्रुप ऑफ पार्टीज़ रहेंगे, वो एक जगह इकट्ठा होंगे और किसी ग्लोबल इश्यूज़ पे डिस्कस करेंगे कि इसका समाधान क्या हो सकता है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, उसको हम कन्वेंशन कहते हैं। वियना कन्वेंशन जो है ये प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर के लिए हुआ था। वियना आपका ऑस्ट्रिया में है। दूसरा होता है ट्रिटी। ट्रिटी देखो बेसिकली 2 कंट्रीज़ के बीच में होता है एंड ये बाइंडिंग होता है। ट्रिटी के बाद होता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल देखो कन्वेंशन के लिए भी यूज़ होता है एंड प्रोटोकॉल जो है ट्रिटी के लिए भी यूज़ होता है। कन्वेंशन में हम लोग मोटी मोटी बातें कर लेते हैं, उसके बाद हम कुछ टारगेट सेट करते हैं। उन टारगेट्स में जब अमेंडमेंट होगा उसको हम प्रोटोकॉल कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कई कंट्रीज़ जो है वो कन्वेंशन में पार्टीज़ होती हैं बट प्रोटोकॉल में पार्टीज़ नहीं होती हैं। जैसे यहाँ पे प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर के लिए वियना कन्वेंशन हुआ था, वही 1987 में जाके मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था फॉर ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। यहाँ पे बात की गई थी कि जितने भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस हैं उनको फेज आउट किया जाएगा। जो भी हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन होता है ना, वो एक अच्छा ओजोन होता है, उसको हम गुड ओजोन कहते हैं। और कुछ ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है जिसकी वजह से जो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन है वो डिप्लीट हो रहा है। इसीलिए आपने सुना होगा कि अंटार्कटिक रीजन में ओजोन होल बना था, बट धीरे धीरे जैसे ग्रेजुअली हम ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस का यूज़ कम कर रहे हैं, वो ओजोन होल जो है वो रिकवर हो रहा है। दिस इज़ द फर्स्ट एंड द ओनली ग्लोबल एनवायरनमेंट ट्रीटी जिसको यूनिवर्सल रेटिफिकेशन मिला था बाय 197 पार्टीज़। इसके बाद 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर। इसको हम लोग ब्रटलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं, क्योंकि जो कमीशन है उसको हम लोग ब्रटलैंड कमीशन भी कहते हैं। दिस कमीशन इज़ क्रिएटेड बाय यूनाइटेड नेशन इन 1983 एंड इसने पहली बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन दिया था। क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है? टू मीट द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। यहीं पे आपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में सुना होगा, जहाँ पे 17 गोल हैं और 169 टारगेट हैं। इसको 2015 में लॉन्च किया गया था। इससे पहले हमारे पास था मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जहाँ पे 8 गोल थे और 21 टारगेट थे। ये हमारा 2000 में आया था। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का सक्सेसर है।
इसके बाद 1988 में एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी बनाई गई थी जिसका नाम था इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC। इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि UNEP और WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने मिल के बनाया था। इसका हेडक्वार्टर जिनीवा में है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखना कि IPCC खुद से कोई रिसर्च करता नहीं है। ये क्या करता है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, डिफरेंट साइंटिस्ट हो गए, डिफरेंट वर्किंग ग्रुप्स हो गए, वो जो भी रिसर्च करते हैं उसको ये पब्लिश करता है इन द नेम ऑफ असेसमेंट रिपोर्ट। इसमें बात की जाती है ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट के बारे में, कैसे क्लाइमेट चेंज इंपैक्ट कर रहा है, कैसे उसको मिटिगेट कर सकते हैं और क्या अडॉप्शन स्ट्रेटेजीज हम लोग को अपनाने चाहिए। सबसे पहली रिपोर्ट आई थी 1990 में और अभी आप PT में पढ़े होंगे सबसे रिसेंट रिपोर्ट आई है, डेट इज़ 6th वन। नेक्स्ट इन 1992 सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है अर्थ समिट। इसको हम लोग रियो अर्थ समिट भी कहते हैं क्योंकि इसको रियो डी जेनेरियो में किया गया था 3 जून से लेकर 14 जून के बीच में। इसको यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट भी कहते हैं, UNCED। 20 साल हो गए थे UN कॉन्फ्रेंस को हुए, जो कि 1972 में हुआ था। उसके बाद लगा कि ये कुछ इंपॉर्टेंट एक कॉन्क्रीट स्टेप लेना चाहिए, तब ये कॉन्फ्रेंस हुआ था। एंड इस कॉन्फ्रेंस में ये बात किया गया था कि हमको डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन दोनों को साथ में लेके चलना होगा। कई इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिए गए थे। सबसे पहले ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, इसको मैंने बता ही दिया है। नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वेंशन हुआ था, डेट इज़ UNFCCC। जितना भी आप COP पढ़ रहे हो आजकल वो यहीं से निकला है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। 1992 में साइन किया गया था, 198 पार्टीज थे और 1904 में ये फोर्स में आया था। ये क्या करता है बेसिकली, इट प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर नेगोशिएटिंग प्रोटोकॉल्स टू सेट बाइंडिंग लिमिट्स। ये खुद कोई बाइंडिंग लिमिट सेट नहीं करता है ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए, बट ये प्रोटोकॉल प्रोवाइड करता है सो दैट कंट्रीज अपने हिसाब से कुछ बाइंडिंग लिमिट सेट कर पाएँ। एंड इट इज़ नॉट लीगली बाइंडिंग। जो भी पार्टीज इस कॉन्फ्रेंस से पार्ट लिए थे उनको हम लोग COP कहते हैं और इसके बाद जो भी मीटिंग होती है उसको हम लोग COP1, COP2, COP3 ऐसे नाम देते हैं। और इसी तरह की मीटिंग एक 1997 में हुई थी जिसको COP3 कहा गया था और वहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल की बात की गई थी। क्योटो प्रोटोकॉल में जो भी डेवलप कंट्रीज थी उनको लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन दिया गया था टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस। इसकी बात हम आगे करेंगे। 2002 में COP8 हुआ था दिल्ली में, इसको याद रखना आप। 2005 में COP11 हुआ था मॉन्ट्रियल कनाडा में एंड यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल को रेटिफाई किया गया था। इसीलिए COP के साथ साथ CMP भी स्टार्ट हो गया था। COP आपको पता है कि जो भी UNFCCC में कंट्रीज पार्टिसिपेट किए थे उनके ग्रुप को COP कहते हैं। एंड जो भी कंट्रीज जो COP में पार्ट लिए थे और क्योटो प्रोटोकॉल को साइन किए थे, क्योटो प्रोटोकॉल में पार्ट लिए थे, जब उनकी मीटिंग होती है तो हम लोग कहते हैं CMP। नेक्स्ट 2015 में COP21 हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग CMP11 भी कहते हैं। बाकी आप जान लो कि कौन सा COP कहाँ पे हुआ था। 2016 में जो COP22 था वो मार्केश मोरक्को में हुआ था। 2017 वाला बॉन जर्मनी, 2018 वाला काटोविस पोलैंड, 2019 वाला मैड्रिड स्पेन, 2020 में कोविड की वजह से कैंसिल हो गया था, वो 2021 में हुआ था COP26 ग्लासगो में, जिसको UK प्लस इटली ने मिलकर होस्ट किया था। 2022 में एल शेख इजिप्ट में हुआ था और 2023 में एक्सपो सिटी दुबई में होगा। नाउ देखो UNFCCC में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात की गई थी, CBDR, कॉमन बट डिफ्रेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसको हम आगे देखेंगे। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करने में, बट बेस्ड ऑन देयर कैपेसिटी, बेस्ड ऑन देयर कैपेबिलिटी, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है थोड़ी डिफ्रेंशिएटेड है। कोई ज़्यादा करेगा, कोई कम करेगा। इसीलिए जो कंट्रीज़ थे उनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। कुछ कंट्रीज़ Annex 1 में आए, कुछ कंट्रीज़ Annex 2 में आए और जो बाकी बची हुई कंट्रीज़ हैं उनको नॉन एनेक्स कंट्रीज़ कहते हैं। जो Annex 1 ग्रुप है इसमें बेसिकली इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ आए, जैसे USA हो गया, EU हो गया, टोटल 40+ कंट्रीज़ हैं। Annex 2 वो कंट्रीज़ हैं जो कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को फंड देंगे, टेक्नोलॉजी देंगे टू मिटिगेट क्लाइमेट चेंज। ये बेसिकली OECD's ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हैं। दे विल प्रोवाइड फंड टू डेवलपिंग कंट्रीज़ टू मिटिगेट टू एड्रेस क्लाइमेट चेंज। रियो समिट में एक और बात हुई, डेट इज़ UNCBD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। नाम से ही पता चल रहा है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, ठीक है। इट इज़ अ लीगली बाइंडिंग ट्रीटी और इसको सारे UN मेंबर जो है रेटिफाइड किए हैं एक्सेप्ट US। इसको आप याद रखिएगा। इसका बेसिकली 3 गोल है और ये 3 मेन गोल है। इसको आप याद कर लेना क्योंकि कई बार ये MCQ में दे देता है। पहला है कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो भी हमारी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उनको कंजर्व करना, उनको प्रिजर्व करना। दूसरा है सस्टेनेबल यूज़ ऑफ इट्स बेनिफिट, बायोडाइवर्सिटी से जो भी हमको मिलता है उसका हम सस्टेनेबल यूज़ करें। ऐसा ना हो कि उसका हम लोग इतना ज़्यादा इंडिस्क्रिमिनेट यूज़ करें कि फ्यूचर जनरेशन को इसके बारे में पता ही ना चल पाए। एंड द थर्ड वन विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट अराइजिंग फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्सेज। मान लीजिए कोई प्लांट है, उससे आपने कोई दवा बनाया, तो उसका बेनिफिट सिर्फ मेडिकल कंपनीज या फिर फार्मास्यूटिकल कंपनीज को नहीं मिलना चाहिए,
उसका बेनिफिट उनको भी मिलना चाहिए, बेनिफिट शेयर करना होगा आपको जिनके पास उनका ट्रेडिशनल नॉलेज है। तो ये 3 मेन गोल हैं जिनकी बात CBD में की गई थी। नाउ इसी के 2 सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट हैं, एक है कार्टेजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी और दूसरा है नगोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। तो जो बेनिफिट शेयरिंग की मैंने बात की थी उसी को प्रोटोकॉल में लिखा गया है, 2010 में हुआ था ये, इंडिया इसकी पार्टी है। एंड कार्टेजेना प्रोटोकॉल जो है वो बायोसेफ्टी के बारे में बात करता है। ये प्रोटोकॉल 2000 में आया था। इट प्रोवाइड्स फॉर सेफ हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट एंड यूज ऑफ LMOs, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या फिर आप जेनेटिक ऑर्गेनिज्म कह सकते हो, उनको सेफली यूज़ करना, सेफली हैंडल करना, केयरलेसली इकोसिस्टम में रिलीज ना करना। तो ये दोनों याद रखना आप, कार्टेजेना प्रोटोकॉल और नगोया प्रोटोकॉल। नेक्स्ट इन 2001 एक इंपॉर्टेंट ट्रीटी साइन हुई थी, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। ये 2004 में फोर्स में आया था। इसको हम लोग इंटरनेशनल सीड ट्रीटी भी कहते हैं। बेसिकली इसका काम ये है कि प्लांट की जेनेटिक रिसोर्सेज को कंजर्व करना। कोई ऐसा पेंडेमिक आ जाए, कोई ऐसा एपिडेमिक आ जाए, बट फिर भी हमारा फूड सिक्योरिटी जो है वो इंश्योर हो सके। रियो समिट में ही 3 इंपॉर्टेंट नॉन बाइंडिंग डॉक्यूमेंट्स को रिलीज किया गया था। द फर्स्ट वन इज रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, दूसरा एजेंडा 21 एंड तीसरा है फॉरेस्ट प्रिंसिपल। नाउ आगे बढ़ते बढ़ते हम 1994 में आते हैं। यहाँ पे एक कन्वेंशन होता है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। इसका हेडक्वार्टर बॉन जर्मनी में है। ये 1994 में साइन होता है। इट इज़ अ लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट और इंडिया इसको रेटिफाई करता है 1996 में। बहुत लोग ये समझते हैं कि डिजर्टिफिकेशन का मतलब होता है एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट, बट डिजर्टिफिकेशन का मतलब ये होता है कि लैंड डिग्रेडेशन जो है उसको हम लोग अंडू करें, उसको कम कर पाएँ। क्योंकि जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है लैंड का डिग्रेडेशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और हमारे पास लैंड नहीं है कोई भी प्रोडक्टिव काम करने के लिए। सो दिस कन्वेंशन इज़ ऑल अबाउट प्रिवेंशन एंड रिवर्सल ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। 1994 के बाद हम आगे बढ़ते हैं। सो इन 1997 क्योटो प्रोटोकॉल अडॉप्ट किया गया था और ये 2005 में फोर्स में आया था, क्योंकि 2005 में इसको रेटिफाई किया गया था। और जैसा मैंने आपको बताया ना कि जो भी पार्टीज़ COP में थे एंड क्योटो प्रोटोकॉल को साइन किए थे, वो जब मीटिंग करते हैं तो हम कहते हैं CMP, ठीक है। इसका फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड था 2008 से लेकर 2012 तक और जो सेकंड पीरियड था वो 2013 से लेकर 2020 तक। इसीलिए 2015 में पेरिस क्लाइमेट डील हुआ कि 2020 के बाद क्या करना है। जब क्योटो प्रोटोकॉल का कमिटमेंट पीरियड खत्म हो जाएगा उसके बाद कंट्रीज़ क्या करें, क्या स्टेप लें, यही सारी चीज़ों की बात जो है वो 2015 से स्टार्ट होना शुरू हो गया था। क्योटो प्रोटोकॉल बेसिकली ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कम करने के लिए था। कौन कौन सी गैसेस जो है वो ग्रीन हाउस गैस होती हैं, तो CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड होता है और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं। ना यहाँ मैंने बता ही दिया था कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई थी कि सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी माननी है, बट सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो हिस्टोरिक कमीशन कितना किए हैं उस पर बेस्ड है। इंडिया ने पहले डेवलपमेंट नहीं किया तो उसको थोड़ी रियायत मिलेगी, उसको थोड़ा कंसेशन मिलेगा, बट US को, जर्मनी को, बेसिकली जो भी डेवलप कंट्रीज़ हैं उनको अपने टारगेट्स को बहुत स्ट्रिक्ट रखना होगा। क्योटो प्रोटोकॉल में 3 फ्लेक्सिबिलिटी मैकेनिज्म के बारे में बात किया गया था। फ्लेक्सिबिलिटी मैकेनिज्म मीन्स कि कुछ कंट्रीज़ अपना कोई टारगेट रखते हैं कि हम 1 साल में अपना इतना एमिशन कम करेंगे, बट मान लो वो नहीं कर पाते हैं तो उनके पास कुछ स्टेप्स हैं। पहला है इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग, दूसरा है CDM क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म एंड तीसरा है JI जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन। तीनों की बात हम करते हैं एक एक करके। सबसे पहले इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग, नाम से पता चल रहा है ना कि एमिशन का ट्रेडिंग करना। मान लो कोई कंट्री A है और कोई कंट्री B है। पहली कंट्री ने कुछ ज़्यादा एमिशन कर दिया है, दूसरी कंट्री ने कम एमिशन किया है, तो पहली कंट्री A जो है वो कंट्री B को कुछ पैसा देगा और कंट्री B जो है जितना उसने एमिशन कम किया है, मान लो उसका टारगेट था 100 यूनिट को एमिट करने का, बट उसने सिर्फ 50 यूनिट एमिट किया है, तो बाकी जो 50 यूनिट उसने कम एमिट किया है उसको वो कंट्री A को सेल कर देगा। इसके बदले में कंट्री A जो है वो कंट्री B को कुछ डॉलर्स देगा, कुछ पैसा देगा। तो ये होता है एमिशन ट्रेडिंग। दूसरा है CDM क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। ये कार्बन ऑफसेट स्कीम है। इसमें क्या होता है, मान लो कंट्री A है, ये डेवलप कंट्री है, ये क्या करेगी, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें ये कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे जिससे इस डेवलपिंग कंट्रीज़ का जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है वो कम हो सके और इसके बदले में इनको कुछ सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन क्रेडिट मिलेगा। इसको हम लोग CERs भी कह सकते हैं, सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन क्रेडिट, एंड इसके थ्रू जो उसके टारगेट्स हैं उसको फुलफिल करेंगे। JI की बात करें तो जैसे CDM में क्या है कि Annex 1 कंट्री जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ में इन्वेस्ट करेगी, बट JI में Annex 1 कंट्रीज़ जो है वो Annex 1 कंट्रीज़ में ही इन्वेस्ट करेगी। सिर्फ यही डिफरेंस है। CDM में Annex 1 कंट्री डेवलपिंग कंट्री में इन्वेस्ट करेगी एंड JI में Annex 1 कंट्री जो है वो Annex 1 कंट्री में इन्वेस्ट करेगी। तो ये 3 फ्लेक्सिबिलिटी मैकेनिज्म हो गए अंडर क्योटो प्रोटोकॉल। 1997 के बाद 2002 में वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है।
ये रियो समिट के 10 साल बाद हुआ था, इसीलिए इसको रियो +10 कहते हैं। यहाँ पे जोहान्सबर्ग डिक्लेरेशन होता है। इसके बाद 2005 में क्योटो प्रोटोकॉल को रेटिफाई किया जाता है। नेक्स्ट 2008 में UN रेड प्रोग्राम होता है, इसका हेडक्वार्टर जिनीवा में है। इस प्रोग्राम को FAO, UNDP और UNEP तीनों मिलकर ऑर्गेनाइज करते हैं। एंड यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन और फॉरेस्ट डिग्रेडेशन के बारे में बात होता है, उसको कैसे कम किया जाए, कैसे कंजर्व किया जाए। एक UN रेड प्रोग्राम है और एक है रेड प्लस प्रोग्राम। रेड प्लस प्रोग्राम UN रेड प्रोग्राम के एक स्टेप आगे की बात करता है। यहाँ पे ये सारी चीज़ें तो की ही जाएंगी, इसके साथ डेवलपिंग कंट्रीज़ को इंसेंटिवाइज किया जाएगा अगर वो डिफॉरेस्टेशन या फिर फॉरेस्ट डिग्रेडेशन के कंजर्वेशन के लिए स्टेप उठाते हैं। साथ ही यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात भी की गई है, पॉवर्टी रिडक्शन की बात भी की गई है। तो मल्टीपल डायमेंशंस को यहाँ पे टच किया गया है। इसके बाद 2012 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, ये है आपका रियो +20। एंड 2012 से ही सेकंड कमिटमेंट पीरियड स्टार्ट होता है क्योटो प्रोटोकॉल का, इसीलिए 2015 में पेरिस डील होता है। यहाँ बात की जाती है कि जब क्योटो प्रोटोकॉल का सेकंड पीरियड खत्म हो जाएगा 2020 में, उसके बाद क्या किया जाएगा। सो पेरिस डील जो था वो लीगली बाइंडिंग था। इसका एजेंडा था टू कीप ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर बिलो 2 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल एंड टू लिमिट द इंक्रीज टू 1.5 डिग्री सेल्सियस। मतलब कि हमको ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर 2 डिग्री से कम रखना है और हो सके तो 1.5 डिग्री सेल्सियस से भी आप कम रखो। बट आप IPCC की रिपोर्ट पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि बहुत मुश्किल है टारगेट अचीव करना। इवन जो प्रोजेक्शन है उससे ये पता चलता है कि ये टारगेट हम बहुत पहले ही छोड़ा है पीछे और बहुत आराम से ये ब्रीच हो जाएगा। पेरिस डील में एक इंपॉर्टेंट चीज़ की बात की गई थी, NDC, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। जो भी पेरिस एग्रीमेंट की पार्टीज थे उनको NDC इस्टेब्लिश करना था और उसको हर 5 साल में अपडेट करना था। NDC क्या होता है, हर कंट्रीज़ एक टारगेट सेट करेगी कि कैसे वो ग्रीन हाउस गैस की मिटिगेशन में हेल्प करेगी और वो क्या स्टेप लेंगे। आप मुझे कमेंट करके बताना कि इंडिया का NDC क्या है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप मेंस के आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको नहीं पता होगा तो आप नेट से देख लेना, बट कमेंट आप ज़रूर करना, इससे चीज़ें रिवाइज होती रहेंगी। 2015 के बाद हम 2016 में आते हैं। 2016 में किगाली अमेंडमेंट हुआ था। किगाली जो है वो रवांडा का कैपिटल है। ये भी एक लीगली बाइंडिंग अमेंडमेंट था। एंड जो ये अमेंडमेंट था वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का था। कई लोग उसको पेरिस डील से जोड़ के देखते हैं, बट बेसिकली ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से रिलेटेड था। इसमें क्या बोला गया था कि HFCs जो हैं उनके प्रोडक्शन को, उनके कंजम्पशन को हमको रिड्यूस करना है, क्योंकि जो HFCs हैं इससे ग्रीन हाउस गैस बढ़ता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में तो हमने CFCs को रिड्यूस करने की बात की थी क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन था, बट इसके जगह लोग HFCs यूज़ करने लगे थे। एंड HFC जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस है, इसीलिए किगाली अमेंडमेंट आया ताकि हम HFC के जो प्रोडक्शन है, कंजम्पशन है, उसको भी कम करें। सो इन शॉर्ट अगर आप देखो तो किगाली अमेंडमेंट जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल या फिर पेरिस डील का सप्लीमेंट एग्रीमेंट है, उसको सप्लीमेंट करता है, उसको कॉम्प्लीमेंट करता है। इसके बाद तो आप PT में पढ़ोगे। एंड जो लेटेस्ट हुआ है COP27, वो सारी चीज़ें आप कंफेयर में देख लेना। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीटीज़ और कन्वेंशंस हैं, उनको देखो। 1979 में आया था कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज़, इसको बॉन कन्वेंशन भी कहते हैं, टू कंजर्व माइग्रेटरी स्पीसीज़। जो बर्ड स्पीसीज़ लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं, माइग्रेट करते हैं एक सीज़न से दूसरे सीज़न में, उनको कंजर्वेशन प्रोवाइड करना, एक सिक्योर हैबिटेट प्रोवाइड करना। इसके बाद 1971 में रामसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, तो वेटलैंड के कंजर्वेशन के लिए था ये। 2001 में स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन POPs आया था, जिसके बारे में मैंने आपसे बात किया था। और यहीं पे डर्टी डजन के बारे में बात की गई है। मतलब यहाँ पे 12 ऐसे POPs हैं जो बहुत ही एनवायरनमेंट के लिए खतरा हैं और इनका बायो एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो ये 12 POPs हैं, इसको आप देख लेना, इवन आप इसको याद कर लेना। कई बार क्या होता है कि किसी का नाम दे देगा और फिर पूछ लेगा कि ये पेस्टिसाइड है या फिर फूड प्रिजर्वेटिव है, और UPSC में शायद पूछा भी है, तो इसको आप याद कर लेना। बाकी ये लिस्ट अब थोड़ी बढ़ गई है, काफ़ी पॉल्यूटेंट इसमें ऐड हो गए हैं। इसके बाद 1989 में बेसल कन्वेंशन आया टू कंट्रोल ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट। क्या है कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो अपने जो वेस्ट हैं, ई-वेस्ट हैं, उसको क्या करती हैं कि जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ है या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ है वहाँ पे डंप करते हैं। तो उसके लिए था बेसल कन्वेंशन। नेक्स्ट 1988 में रॉटरडैम कन्वेंशन आया। इसमें क्या है, जो कि हजार्डस वेस्ट हैं उनके ग्लोबल ट्रेड को कंट्रोल करने और रेगुलेट करने की बात की गई थी। लास्टली 2013 में मीनामाता कन्वेंशन आया, जो कि प्रिवेंट करता है एमिशन ऑफ मरकरी। यहाँ पे एक सिंपल सा टेबल है, आप देख लेना। लेट मी जूम इट फॉर यू। यहाँ पे देखो 1972 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट, इसको स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, फर्स्ट मेजर इंटरनेशनल मीटिंग टू एड्रेस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 1992 में रियो समिट हुआ था। इसके बाद यहाँ से 3 चीज़ें निकली थी, UNFCCC, CBD, और 1994 में हुआ था UNCCD।
CBD में देखो 1992 में कन्वेंशन आया था, 2000 में कार्टेजेना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी, 2002 में 2010 की डेडलाइन सेट की गई थी, 2010 में आची टारगेट्स आया था और 2012 में इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज लॉन्च किया गया था। तो ये सारे बॉडीज़ को आप देख लेना। इसके बाद यहाँ पे देखो 97 में क्योटो प्रोटोकॉल, 2005 में इसको रेटिफाई किया गया था, 2009 में चाइना, इंडिया और भी जो मेजर डेवलपिंग नेशंस है वो ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को लिमिट करने के लिए एग्री किए थे। डरबन कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहाँ पे ये बात की गई थी कि 2015 में हम डिस्कस करेंगे कि 2020 में क्या करना है। तो 2015 में पेरिस डील हुआ था, इसको आप याद रखना। एंड कभी भी आप सिर्फ ये पढ़ोगे कि क्या हुआ था तो हो सकता है चीज़ें आपको उतने अच्छे से समझ में ना आए, उसके पीछे क्या रीजंस थे, उसके बैकग्राउंड में क्या चीज़ें चल रही थी, वो कन्वेंशन क्यों आया था, इसको जानोगे तो आप आराम से चीज़ों को लिंक कर पाओगे। सो आई थिंक कि जो मेजर चीज़ें मैंने यहाँ पे कवर कर दी हैं, इस PDF को अपने टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना।